Hello students, how are you all? Hope all of you are well. Now we are in standard 12. Yeah, it's something different. Many of you may have thinking, yeah sir, we are in standard 12. Next year we are going to have boards. So definitely we are so much excited, and this year we have to do very hard work to achieve more and more marks in all the three subjects, either PCB or PCM. तो बच्चों, मैं हूं सोनू सर आप लोगों का। मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के कितने ब्रांच हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 11 में पढ़ा है। केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने टोटल 11th में 14 चैप्टर्स पढ़े होंगे, याद होगा आप लोगों को। अब स्टैंडर्ड 12 में हम लोगों के पास टोटल 16 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है बच्चों? टोटल 16 चैप्टर्स है केमिस्ट्री के। स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि सबसे पहले ये 16 चैप्टर्स है क्या, और बाकी इसको दो पार्ट में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। याद करना बच्चों, तुम लोगों के पास 11th स्टैंडर्ड में भी दो बुक्स थे, 12th स्टैंडर्ड में भी तुम लोगों के पास दो बुक्स रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें से पार्ट 1 में हमारे पास 9 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 9 चैप्टर्स। और पार्ट 2 में हमारे पास 7 चैप्टर्स है बच्चों। इस 9 चैप्टर्स को दो पार्ट में बांट दिया गया है। पहला है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, याद रखना बच्चों। फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, और इसमें जो दूसरा पार्ट है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये 7 के 7 चैप्टर्स, पार्ट 2 जो है आपका पूरा का पूरा क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में कहा था कि 11th स्टैंडर्ड में भले ही 2 चैप्टर हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन जैसे ही आप स्टैंडर्ड 12 में जाओगे तो एक पूरा बुक ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को बस शांति से अगर हम ध्यान लगा करके पढ़ें तो सिर्फ और सिर्फ 16 चैप्टर्स है, और इस 16 चैप्टर्स को कवर करने के लिए अगर आप मुझे पूछें कि अगर आप हर चैप्टर को 15 दिन का समय देते हो, 15 दिन का समय अगर आप हर चैप्टर्स को दोगे, तो आप मुझे बताओ कितने महीने में ये खत्म होगा। एक चैप्टर्स को हमने 15 डेज दिया, तो बच्चों टोटल 16 चैप्टर्स है। मतलब 2 चैप्टर के लिए 1 महीना, 8 महीना में हमारा पूरा का पूरा स्टैंडर्ड 12 का केमिस्ट्री कंप्लीट हो सकता है, और हमें करना भी है। याद रखना बच्चों, दिसंबर तक में हम लोगों को ये सिलेबस कंप्लीट करना है। जनवरी और फरवरी मंथ रिवीजन का होता है, और मार्च में या फरवरी में आप लोगों का एग्जाम ही होता है। तो हमारे पास टोटल 16 चैप्टर्स है बच्चों। 16 चैप्टर्स में दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है 9 चैप्टर्स है, और बाकी फिजिकल इनऑर्गेनिक का कॉम्बिनेशन है 9 चैप्टर्स। अगर आप पूछोगे कि सर ये कौन कौन से चैप्टर हैं, तो फर्स्ट 5 चैप्टर्स, याद रखना बच्चों, फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो है ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, और बाकी के नेक्स्ट 4 चैप्टर्स कहने का मतलब 1 to 5 जो है, चैप्टर नंबर 1 to 5 ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, और चैप्टर नंबर 6 to 9 जो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 to 16 ये सब के सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर फिजिकल में वैसे तो आपने चैप्टर्स बता ही दिया है, लेकिन अगर आप नाम बता देते तो और ज़्यादा बेटर होता। तो बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री का मैं बता देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को जानना हो फिजिकल केमिस्ट्री, तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट। कौन सा है? सॉलिड स्टेट। याद कीजिए, सॉलिड स्टेट। दूसरा है हमारा सॉल्यूशंस। कौन सा है दूसरा हमारा? सॉल्यूशंस। तीसरा है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथा है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा? केमिकल काइनेटिक्स। और पांचवा
सरफेस केमिस्ट्री। तो जिन लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ये 5 चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आप सब लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जिसमें से फिजिकल के ये 5 चैप्टर्स है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं अपने नोटबुक्स में कि कौन कौन सा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है, कौन कौन सा ऑर्गेनिक होगा और कौन कौन सा इनऑर्गेनिक। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि पहले के 5 चैप्टर्स आपके हो गए फिजिकल केमिस्ट्री, 6 से लेकर के 9 तक। अगर आप पूछोगे कि सर ये कौन कौन सा चैप्टर है 6 से लेकर के 9 तक, तो मैं आपको यहाँ पर, अगर आप लोगों को ये बोर्ड दिख रहा है देन वेल एंड गुड, नहीं दिख रहा है तो मैं स्क्रीन घुमा रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग टेंशन मत लीजिए। 9th चैप्टर जो है वो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा चैप्टर है बच्चों? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 8th चैप्टर जो है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 7th चैप्टर जो है आपका वो है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बोलोगे सर हमने तो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो बच्चों तुम लोगों ने थोड़ा ही पढ़ा है, सिर्फ बुक नंबर 13 और 14 पढ़ा है। उसके बाद 6th चैप्टर जो है आपका जनरल आइसोलेशंस ऑफ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों ये जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बोलोगे सर सबसे इजी कौन सा है? तो बच्चों यहाँ पर देख लो, मैंने तुम लोगों को दिखाया कि सबसे पहले कौन कौन से हैं। पहले 5 चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के, फिर उसके बाद से 6 से लेकर के 9 तक। देखो ये दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन पे, दिख रहा होगा 6 to 9 चैप्टर्स जो है हमारा इनऑर्गेनिक। और उसके बाद जो मेन है हमारा ऑर्गेनिक, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है हमारा सेकेंड पार्ट। और जितने भी नाम देखोगे चैप्टर नंबर 10 है हमारा हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। याद रखना बच्चों, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स, राइट। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 11 कौन सा हमारा बच्चों? याद होगा तुम लोगों को, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। चैप्टर नंबर 12 है हमारा अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। राइट। चैप्टर नंबर 13 कौन सा है तुम्हारा बच्चों? एमाइड्स। चैप्टर नंबर 14 कौन सा है बच्चों? उसके बाद होगा तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स, फिर होगा तुम्हारा पॉलीमर्स और लास्ट चैप्टर जैसे तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसी तरह से हमारा 12th स्टैंडर्ड में भी है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब तुम मुझे पूछ सकते हो कि सर वेटेज कैसा है? तो बच्चों 50% पूरा का पूरा वेटेज जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 50% में मोर देन 35% फिजिकल केमिस्ट्री एंड 15% टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 12th का रेशियो है, 11th में अलग था, यहाँ पर अलग है। क्योंकि तुम देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ वैसे कहा जाता है कभी ये 30 हो जाता है कभी ये 20 हो जाता है, तो 30-20 का रेशियो इसका है। ये 9 चैप्टर्स जो भी है आपके, कभी कभी 35 कभी कभी 15 हो जाते हैं। मार्किंग स्कीम में थोड़ा डिफरेंस होते रहता है, तो अगर आप लोगों को समझ के रखना है तो समझ लीजिए ये 30 और ये 20। अब पूछोगे कैसे सर? तो बच्चों आपने देखा फर्स्ट 5 चैप्टर्स और नेक्स्ट 4 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारा सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। कोई दिक्कत है आप लोगों को सिलेबस समझने में? तो चलिए अब हम लोग थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ, फर्स्ट चैप्टर की तरफ इंट्रोडक्शन करते हैं, ताकि आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम
सही है? तो बच्चों 12th में आने के साथ घबराना नहीं है। बोलोगे कि सर आते ही आपने 16 चैप्टर के दर्शन करवा दिए, 16 चैप्टर तो बहुत भारी होगा। बिल्कुल भारी नहीं है बच्चों, 11th से बहुत हल्का है। और 11th में जितना तुमने मेहनत किया है उसका अगर 90% मेहनत सिर्फ 12th में करोगे तो अच्छे मार्क्स लाओगे। 90% की, क्योंकि 11th 12th से ज़्यादा हार्ड है। तो जो हार्ड था वो निकल गया, अब जो इजी है वो है। इसीलिए जम के मेहनत करना है और जम के मार्क्स लाना है हम लोग को। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी फर्स्ट चैप्टर जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स में, व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। तो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर तुम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, what is physical chemistry? If anybody will ask you, you have to just reply that branch of chemistry in which we deals about all the physical properties of matter, that's called physical properties, belonging from temperature, pressure, atoms, molecules, size, सब कुछ जो है physical chemistry में आता है, right? तो physical chemistry का हमारा पहला चैप्टर है solid state। तो सर ये कौन सा चैप्टर दे दिया, ये तो बच्चा बता सकता है ये कौन से स्टेट का एटम्स है कि मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। अच्छा एक बात बताओ, तुम जितने वस्तु को स्पेशली देख रहे हो क्या सबके सब सॉलिड है? तो कहाँ सर जितना वस्तु स्पेशली लिक्विड और गैस को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी हार्ड ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम फिक्स है, जिसका शेप फिक्स है, जिसका मतलब वो जो बचपन में डिफाइन तुम लोग याद करते थे कि जिसका शेप, साइज, वॉल्यूम तीनों फिक्स हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉलिड्स कहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे आसपास में होंगी, रबर होगा, ग्लास होगा, क्या तुम इसको भी सॉलिड कह सकते हो? यस और नो। देखो बच्चों होता क्या है, जैसे हम थोड़े बड़े स्टैंडर्ड्स में जाते हैं तो थोड़ा हाई लेवल का नॉलेज होता है। बचपन में जितने पढ़े हो ना उसका एक्सटेंडेड फॉर्म हाई स्टैंडर्ड्स में पढ़ा जाता है। तो सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करूं कि सॉलिड स्टेट क्या है, तो सॉलिड स्टेट का मतलब वही हो गया बच्चों जो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड स्टेट का मतलब हो गया कि कोई भी मैटर जिसका एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली हेल्ड हो, राइट, एक दूसरे से टाइट, जिसका शेप, साइज और वॉल्यूम तीनों फिक्स हो, जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, जो बहुत ही रिजिड हो, राइट, तो उसको हम लोग सॉलिड स्टेट कहेंगे। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सॉलिड स्टेट। लेकिन अब मैं जो तुमको बताने जा रहा हूं ये बचपन से थोड़ा अलग है। बचपन से थोड़ा अलग कहने का मतलब ये हो गया कि तुम जो पढ़ रहे थे कि सर जिसका शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स होता है उसको हम लोग सॉलिड्स कहते हैं। तो सॉलिड तो कहोगे लेकिन सॉलिड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्यूडो सॉलिड्स एंड ट्रू सॉलिड्स। मतलब सॉलिड तो है लेकिन स्यूडो सॉलिड्स 100% वो सॉलिड नहीं। तो इसीलिए हमारे जितने भी सॉलिड एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं उन सब को जो है डिवाइड कर दिया गया। देखने में तो वो डेफिनेटली सॉलिड ही लग रहे हैं लेकिन वो सॉलिड है नहीं। बोलोगे कैसे सर? ग्लास, कांच जानते हो ना, ग्लास तुमको क्या लगता है सॉलिड है या नहीं? सब बोलेगा हाँ सर बिल्कुल है, उसको हम टच कर सकते हैं, उसको दबाया भी नहीं जा सकता है, तोड़ा जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर सॉलिड का फिर डिफाइन चेंज। तो बच्चों सबसे पहले तुम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड में चले जाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स में तुमने क्या पढ़ा था कि जिस एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साइज जो है फिक्स होते हैं, जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होता है, इंटरमॉलिक्यूलर गैप्स जो होते हैं बिल्कुल नहीं होते, एक दूसरे से अटैच होते हैं, बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, उसको हम लोग सॉलिड्स कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सॉलिड स्टेट्स में कि आखिर ये सॉलिड है क्या, तो तुम लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैटर जितने भी हैं जिसमें स्पेशली जो सॉलिड स्टेट वाले हैं उनका तुम लोग स्टेबिलिटी के ऊपर अगर डिपेंड करोगे तो
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब हो गया दो चीज। यहाँ पर मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ कि तुम लोगों को पता है कि कोई भी सॉलिड्स के अंदर में जो भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अटैच, स्ट्रांगली अटैच होता है, अटैच नहीं स्ट्रांगली अटैच होते हैं, राइट। इस तरीके से इनके अंदर में जितने भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से स्ट्रांगली अटैच होगा, अंदर में बिल्कुल भी इस तरह से गैप नहीं होंगे, राइट। होगा या नहीं होगा बच्चों, बताओ। यही रीजन है कि तुम किसी भी सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हो। इनके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से इस तरीके से अटैच है कि तुम कंप्रेस भी नहीं कर सकते हो। ये रिजिड होने का मेन रीजन यही है कि एक दूसरे से सब इतने क्लोजली अटैच है, बिल्कुल भी जगह नहीं है दो एटम्स के बीच में, तो डेफिनेटली वो पार्ट क्या होगा, वो सॉलिड होगा। दूसरा, अगर तुम इनकी एनर्जी की बात करो, थर्मल एनर्जी की बात करो, क्या इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को अगर हम हीट करेंगे तो वह हिलेगा या नहीं हिलेगा? पहले तुम लोग ये बताओ बच्चों, इनके अंदर में जो भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, अब तुम लोगों को ये जितना भी राउंड राउंड शेप दिख रहा है, ये सब के सब एटम्स है इस सॉलिड में, जो एक दूसरे से क्या है बच्चों, टाइटली पैक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे को बांध के रखने वाला फोर्स है, बिल्कुल जगह नहीं है दो एटम्स के बीच में। और अगर इस सॉलिड को तुम हीट करोगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, दिमाग में लगाओ क्वेश्चन और बताओ क्या होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स अराउंड क्लोजर, while thermal energy tends to keep them apart by making them move faster. At sufficiently low temperature, the thermal energy is low and the intermolecular forces bring them to close that they cling to one another and occupy the fixed position. These can still oscillate about their mean position and substances can exist in solid state. तो बच्चों सबसे पहले देखो तुम यहाँ पर जितने भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, अगर हम इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर हीट करना चालू करेंगे, अगर हम यहाँ पर हीट करेंगे तो इनके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का होगा, मूवमेंट चालू हो जाएगा, ऑस्किलेटिंग जैसे ही चालू होगा, फिर वापस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के जो पॉइंट्स है जहाँ पर उनका प्लेस था, जहाँ पर वो थे, वो प्लेस चेंज होना चाहिए। लेकिन जैसे ही तुम ठंडा करोगे वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे और अपने स्टेट पर अपना उनका पोजीशन फिक्स पोजीशन है वहां पर। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड का जो मैंने कहा है तुम लोगों को याद रखना है, क्या करना है कि सॉलिड जो है उनका मास, वॉल्यूम और शेप क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। देख लो यहाँ पर कोई पूछेगा कि सर क्यों फिक्स होते हैं, रीजन बता देना, क्योंकि उनके एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से क्लोजली अटैच है, राइट। कह सकते हो नहीं कह सकते? देखो यहाँ पर ये सब एटम्स ए बी करके मान लो जो एटम्स है, अलग अलग एटम्स है, तो इस तरीके से तुम देख लो यहाँ पर ये सारे के सारे ए हो गए और ये सारे के सारे क्या हो गए, बी हो गए। इस तरीके से क्या तुम देख रहे हो कि बहुत ही क्लोजली है एक दूसरे के सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनका डिस्टेंस जो है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही शॉर्ट है, ये रिजिड है, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दे आर इनकंप्रेसिबल। उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है ऑस्किलेट करते हैं कहां पर, मीन पोजीशन। अब तुम लोग बोलोगे सर जब ये सॉलिड है तो फिर ग्लास क्या होगा, तो अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ इनका जो पार्टिकल्स का नेचर है, उस नेचर के आधार पर याद रखना बच्चों, ये जो मीन पोजीशन जैसे हीट करोगे तो ये ऑस्किलेट करेगा, ऐसे हिलेगा और वापस उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो अगर हम सॉलिड स्टेट को इनके पार्टिकल्स के आधार पर बांटे तो दो प्रकार के सॉलिड स्टेट्स होते हैं। पहला है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन सा सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा जो सॉलिड है हमारा, उस सॉलिड का नाम है एमोर्फस। तो बच्चों तुमने क्या देखा,
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। अब बोलोगे सर सॉलिड्स भी दो प्रकार के होते हैं, हमने तो अभी तक एक ही प्रकार के सुने। बिल्कुल सही बात है, तुमने अभी तक सॉलिड एक ही प्रकार का सुना था और तुमने जो सुना था तुम्हारे लेवल तक बिल्कुल सही सुना था। अब जो सुनने जा रहे हो, जो मैंने कहा तुमको, ये अच्छा कभी तुम लोगों ने पुराने क्लास एटम्स को देखा है कि उनके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे देखना, अगर तुम ग्लास को तोड़ोगे ना, ऊपर और नीचे उनका एक प्लास्टिक का लेयर लगा होता है और उसको जब हटाओगे तो ग्लास के सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नीचे। ले छोड़ो, पाउडर लगाते हो तुम लोग, पाउडर, वो पाउडर क्या है, उसको तुम सॉलिड्स कह सकते हो कि नहीं कह सकते? बताओ। तुम्हारा सॉलिड्स का जितना भी प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज तो मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम उसको सॉलिड्स कह रहे थे। तो अगर तुमको देखना है तो जनरली ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन्स आर द ट्रू सॉलिड्स, और एमॉर्फस को स्यूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर कूल्ड लिक्विड्स, अदरवाइज उसको स्यूडो सॉलिड्स। सॉलिड तो है लेकिन कैसा है? स्यूडो सॉलिड्स। याद करो, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, याद आया? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नोन एज स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसी तरीके से ये जो है एमॉर्फस, इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? स्यूडो सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्या नेचर है, कैसे वो दिखते हैं, उनका क्या क्या मतलब प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे हम लोग, और एमॉर्फस सॉलिड्स के क्या है। अब सबसे पहले तुम लोगों को मैं बता देता हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है। बच्चों जनरली जो सॉलिड्स तुम्हें क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलोगे। सर ये सब कौन सा सॉलिड है जो क्रिस्टल? तुम्हारे घर में तुम खाए होंगे, शुगर तुमने खाया है, चीनी जिसको हम लोग कहते हैं, C11H22, C12H22, O11 शुगर जो है। उसके बाद तुम लोगों ने कॉपर सल्फेट का नाम सुना होगा। ये सब तुम लोगों ने देखा होगा कि ये सब क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तुम लोगों ने सॉल्ट देखा होगा, और सब जो है क्रिस्टलाइन। ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल। ग्लास, रबर, ये सब जो है हमारा एमॉर्फस। बोलोगे सर इस दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? तो बच्चों डिफरेंस के लिए याद रखना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में इनके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज होते हैं। मतलब जैसे देख लो यहाँ पर ए बी ए बी क्या है पूछ सकते हो? ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है बच्चों। जैसे मान लो कोई सॉलिड है जो दो एटम से मिलकर के बने हुए हैं, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो इधर भी ए हो गया, इधर भी ए, इधर जो मैंने तुम लोगों को बनाया यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, ये जो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। सबसे पहले कहोगे कि सर ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है? तो बच्चों इनके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली अटैच होते हैं, और उनके पास ज्यादा एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर तुम सजाओगे तो सजाने के साथ तुमको कैसा दृश्य मिलेगा बच्चों? देखने को कैसा मिलेगा कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डरली अरेंजमेंट है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो पहला पॉइंट लिख लो बच्चों तुम लोग अपने नोटबुक में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डिफिनिट ऑर्डर अरेंजमेंट। क्या होता है इनका बच्चों? डिफिनिट ऑर्डर अरेंजमेंट। ये सबसे पहला पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। बच्चों याद रखना तुम लोगों को कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है वो एकदम प्रॉपर वे में सजे हुए रहते हैं। इनका जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा डिफिनिट ऑर्डर अरेंजमेंट में, इनका जो होगा रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होगा। कैसा होगा? रेगुलर
ज्योमेट्रिकल शेप होगा। यही रीजन है कि इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखोगे, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही शार्प, कैसा होता है बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट जो इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प। अब बोलोगे सर ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट से समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या है बच्चों, ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं जो क्रिस्टल्स अरेंज किए हुए हैं। तो ये जो अरेंज क्रिस्टल्स हैं, तो इनका जो भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, उनके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि इनके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करके जो भी हम थर्मल एनर्जी इसमें ट्रांसफर करेंगे, उस हिसाब से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो थोड़ा ज्यादा, वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, राइट। और अगर हम बात करें कि अगर हम इसको काट दें, राइट, अगर हम इसको काटेंगे, जो भी ये सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, अगर हम इसको काटेंगे तो ये दो पार्ट में कटेगा और दोनों पार्ट जो है ना इसका, वहां पर वापस ये सरफेस हो जाएगा, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट, डिफिनिट ऑर्डर अरेंजमेंट या फिर लॉन्ग ऑर्डर। इनके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से काफी अटैच है, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट है। हीट ऑफ फ्यूजन की अगर हम बात करें, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इनका निश्चित होगा, डिफिनिट होगा, इनको ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है। और अगर इसकी बात करो एमॉर्फस का, तो एमॉर्फस में क्या होगा बच्चों? एमॉर्फस में इरेगुलर ज्योमेट्री होगा। क्या होगा बच्चों? इरेगुलर ज्योमेट्री। कहने का मतलब इनका जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होंगे, कैसे ऑर्डर होंगे? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एक एटम इधर तो दूसरा एटम उधर, बराबर? समझ में आया बच्चों? और इनका जो सबसे पहले अगर इसको हम काटते हैं तो जैसे हम लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ट्रू सरफेस मिल गया, ट्रू सॉलिड्स इसको कहते भी हैं, और सरफेस भी हमको वैसा जैसा पहले था वैसा ही मिल गया। यहाँ पर जो काटेंगे तो वैसा सरफेस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इनके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर अरेंजमेंट है। इसको काटने पर इनके दोनों पीसेस के जो सरफेस है वो इरेगुलर हो जाएंगे और इनका कोई डिफिनिट एंथैल्पी नहीं है। अब एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो बता देता हूँ। हाँ, अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो रेंज ऑफ टेम्परेचर पर इसका इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, ग्रेजुअली सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर शार्प मेल्टिंग है, तो यहाँ पर जो सॉफ्ट मेल्टिंग पॉइंट है ये ग्रेजुअली जिस तरह का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसको याद रखना क्रिस्टलाइन में, ये एनआइसोट्रॉपिक। अब बोलोगे सर ये क्या होता है? ये नया वर्ड आपने लॉन्च कर दिया, एनआइसोट्रॉपिक, और ये जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक। अब आता हूं मैं यहाँ पर, आप बच्चों पूछ सकते हो कि सर ये एनआइसोट्रॉपिक या आइसोट्रॉपिक क्या? तो बच्चों मैं तुम लोगों को एक चीज, यहाँ पर अगर हम किसी भी आटम, देखो यहाँ पर ये तुमको ए दिख रहा है सब, इधर भी तुमको दिख रहा है ए बी बी। अगर इस तरीके से तुम डायगोनली भी कहीं भी किसी भी एटम्स को अगर तुम जैसे मान ये सारे बी होंगे और ये सारे ए होंगे, तो अगर इस तरह का एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक। अब पूछ सकते हो सर ये एनआइसोट्रॉपिक है, अब बार-बार कह रहे हैं एनआइसोट्रॉपिक एनआइसोट्रॉपिक। जब भी कोई सब्सटेंस का डिफरेंट मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपांशन, ये सब का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे एनआइसोट्रॉपिक। इनका जो डायमेंशनल पैटर्न होगा वो टू काइंड्स ऑफ डायमेंशनल पैटर्न होंगे, और इनकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो shearing stress mechanical property such as resistance to shearing stress might be very different
डायरेक्शन ABS। तो बच्चों ये है इन लोगों का सबसे बड़ा, अगर तुमको कोई इस तरह से कोई दो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इस तरह से दे दे, MCQ में अक्सर ये पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखना बच्चों, इस तरह का कुछ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दे दिया और यहाँ पर एक इस तरह से अरेंज करके पूछा कि ये जो है किस चीज का एग्जाम्पल है, तो आप लोगों को टिक करना है किसको बच्चों, एनिसोट्रॉपिक। तो ये था हमारा सॉलिड स्टेट का मेन दो पार्ट, कौन कौन सा बच्चों, पहला पार्ट था क्रिस्टलाइन और दूसरा पार्ट था एमोर्फस। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कौन सा है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अभी सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि सॉलिड्स के कितने टाइप्स हैं, दो, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। जनरली अगर मुझे पूछोगे तो चार तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। कौन कौन सा, पहला है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा है आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तीसरा है मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और चौथा है, ऊपर में डाल देता हूं नेटवर्क और नीचे में डाल देता हूं कोवैलेंट सॉलिड्स, नेटवर्क कोवैलेंट। अब ये चारों किस टाइप के सॉलिड्स है, पहले आप लोगों को ये समझाना की जरूरत है। क्रिस्टलाइन तक तो आप समझ गए होंगे, क्यों क्रिस्टलाइन, शुगर को क्यों क्रिस्टलाइन कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को क्यों क्रिस्टलाइन कहा जाता है, NaCl को क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा जाता है, इतना तो आप समझ गए। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है ऐसे सॉलिड्स जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म, मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, आप लोगों को याद होगा मॉलिक्यूल्स का फॉर्म मतलब दो एटम्स मिलकर के, अगर सिमिलर हुआ तो होमो एटम्स और हेटेरो हुआ तो मॉलिक्यूल फॉर्म में जो हमारे क्रिस्टलाइंस एग्जिस्ट करेंगे उसको हम लोग मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहेंगे। इस मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी तीन पार्ट में बांटा गया है। अब पूछोगे कौन कौन सा वो तीन पार्ट है सर, सबसे पहला पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और तीसरा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो आप, पहले इस चीज को समझो कि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है, जब भी कोई दो एटम्स मिल करके एक सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो सॉलिड्स तुम्हारा मॉलिक्यूलर्स होगा। मॉलिक्यूलर्स में तुम लोगों को पता होगा पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, डेफिनेटली सुना होगा। अब पोलर में क्या होता है, तुम लोगों को याद है, पोलर में जैसे कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो जिसमें एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, तो अगर हम लोग कोई भी ऐसा कंपाउंड लेते हैं जो जैसे HCl सॉलिड, सॉलिड क्रिस्टल्स इसके अपनी हम लोग सपोज कर रहे हैं HCl का, तो HCl में क्या होगा बच्चों, तुम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन और क्लोराइड पे ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप होगा। क्यों डेवलप होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पर पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, इंड्यूस्ड होगा, पोलैरिटी डेवलप होंगे और ये कंपाउंड जो है पोलर कंपाउंड। पोलर मॉलिक्यूलर्स, नॉन पोलर जैसे H2 गैस हो गया, Cl2 हो गया, तो जितने भी जो हमारे, अब बोलोगे सर ये सब तो हम लोग जानते हैं लेकिन आप तो सॉलिड्स की बात करते हैं, तो सॉलिड्स में कैसे यूज है। तो बच्चों सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि जब भी तुम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात कर रहे हो तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो मॉलिक्यूल्स होंगे और इनमें बहुत ही वीक फोर्स होगा। लंडन फोर्स का नाम सुने हो, वैन डर फोर्स का नाम सुने हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम सुने हो, याद रखना ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, इनका लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा क्योंकि इनके बॉन्ड्स वीक होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तुमको पता ही है, ऐसा मॉलिक्यूल्स जो स्पेशली पोलर कोवैलेंट तो होगा लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण ये भी वीक होंगे। इसके एग्जांपल्स में आयोडीन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड,
ये सब आ जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में H2O जो आइस फॉर्म में है तुम्हारा, वो हो गया, जिसमें तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉन पोलर जो है कार्बन डाइऑक्साइड। आयोडीन का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को डिफाइन। आयनिक सॉलिड्स, सोडियम क्लोराइड का नाम सुने होंगे। और आयंस है तो डेफिनेटली आयंस में तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा या नहीं। मेटालिक सॉलिड्स जितने भी, जैसे आयरन हो गए, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, मेटालिक। और नेटवर्क कोवेलेंट जो हमारा टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, इसमें डायमंड्स हो गए और ग्रेफाइट्स। अब इसका अगर तुम डिफाइन लिखना चाहते हो सारे, तो अगर तुम लोग के पास नोटबुक है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ध्यान में रखने वाली बातें हैं ये सब। अगर तुम ध्यान में रखते हो तो वेल एंड गुड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में होंगे। ये बहुत ही वीक बॉन्ड है, वैन डेर वाल्स फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो है, पुअर थर्मल कंडक्टर्स है। एग्जांपल्स तुम्हारे सामने है, आइस, सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे। तो मॉलिक्यूल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पोलर में क्या होते हैं, एक एलिमेंट जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दूसरे के कंपेयर में। नॉन पोलर में क्या होता है, ये जो सॉलिड्स होते हैं ये वीक डिस्पर्सन फोर्स या लैटिस फोर्स अटैच है। और हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, ये सब सॉलिड जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये वीक। तो बच्चों ये था हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरा हम बात करें आयनिक सॉलिड्स की, तो इनके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन वाला कंपाउंड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। ये जो क्रिस्टल्स है डिपेंड करता है स्पेशली साइज और फंक्शन कैटायन और एनायन पर। एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, जितने भी एग्जांपल्स तुम दे सकते हो। और मेटालिक सॉलिड्स में जितने भी एलिमेंट से बने हुए हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, जो भी कंपाउंड बने हैं वो सब के सब जो है मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। इनका तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगा ही, तुम लोगों को पता ही होगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स तो है, लेकिन इनका एक बहुत ही जबड़ा हुआ फेरा नेटवर्क है, जिसमें ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सब के सब नॉन कंडक्टर्स। तो ये था बच्चों हमारा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगर तुम लोगों को डिफाइन लिखना है तो जो मैंने कहा है अभी उसको नोटबुक में लिख लीजिए आप लोग। तो आपके पास 4 कोवेलेंट सॉलिड्स का भी लिखना है। तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड और उनका डायरेक्शन इन नेचर होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका, हाई होगा, क्योंकि ये सब इंसुलेटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है। एग्जांपल्स में सिलिकेट, SiO2, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड्स, ग्रेफाइट सब डाल सकते हो, बराबर। तो ये 4 टाइप्स के सॉलिड्स के बारे में आपने अभी पढ़ा। ठीक है बच्चों, कौन कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में 4 टाइप में पढ़ा आप लोगों ने। अब मुझे आप एक चीज बताइए कि ये जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किन चीजों से बना और इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा। जैसे मान लो सपोज करो ये हमारा एक बढ़िया सा घर है, तो घर किस चीज से बना हुआ है, ईंट से बना, ब्रिक से बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पर जितने भी सॉलिड्स होंगे, जो भी सॉलिड्स होगा, वो सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों, दैट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज क्रिस्टलाइन लैटिस। इसको क्या कहेंगे बच्चों, क्रिस्टलाइन लैटिस, अदरवाइज हम उसको कहेंगे यूनिट सेल्स। तो बच्चों आप लोगों को अभी जो है फिलहाल जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को समझना है, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, एक बार जरूर बताना अगर समझ में नहीं आए। चलो तुम लोग कोई भी क्रिस्टल्स जो है अपने मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक, नेटवर्क, कोवेलेंट क्रिस्टल्स, कोई भी क्रिस्टल्स जो है
उन जैसे सोडियम क्लोराइड, तुम लोगों को पता होगा सोडियम क्लोराइड जो है हमारा आयनिक क्रिस्टलाइन, इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कभी तुम लोगों ने ड्रॉ किया है NaCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है? सच सच बता, किसी ने ड्रॉ किया है? तो मैं बढ़िया से तुमको पहले ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि तुम लोग बढ़िया से समझ सको कि कैसा हमारा एक नमक का जो दाना होता है वो किस तरह से होता है। देखो बच्चों, ये जो है हमारा सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको। एक नमक का जो क्रिस्टल होता है बच्चों वो इस तरीके से, अगर तुम इसको ड्रॉ करना चाहते हो तो तुमको मैं एक टेक्निक सिखा देता हूँ। जैसे मान लो एक सोडियम के पीछे 6 क्लोराइड आयन कैसे होते हैं बता देता हूँ। जैसे मान लो तुमने एक सोडियम यहाँ पे बराबर, तो दूसरा क्लोरीन लो, दूसरा इधर क्लोरीन, फिर वापस यहाँ पे तुमको सोडियम लेना है, यहाँ पे क्लोरीन लेना है, यहाँ पे सोडियम, वापस यहाँ पर तुमको क्लोरीन लेना है, यहाँ पे सोडियम लेना है, यहाँ पर क्लोरीन बराबर। ये जो तुम 3 डॉट्स देख रहे हो ना, तो ये 3 डॉट्स में एक हमारा पॉजिटिव एक निगेटिव, इस तरह से निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये पार्टिकल्स है बच्चों, एटायन आयन जो तुम देख रहे हो ये इस तरीके से। अब तुमको यहाँ पर जो है ये देखने को मिलेगा कि एक क्लोरीन जो है हमारा 6 सोडियम से गिरा हुआ है और एक सोडियम जो है हमारा 6 क्लोरीन से गिरा हुआ है। तुम लोग जब ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा तुम लोग कि सर क्या कहना चाह रहे थे।
ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम लोगों को ना, और ये यहाँ पर ये क्लोरीन देख लो, ये समझ जाओ कि ये वाला तुम्हारा क्लोरीन एटम है। तो ये क्लोरीन देखो यहाँ पर सोडियम से अटैच है, 1 2 3 4, एक इधर जाएगा 5 और एक उधर जाएगा 6। टोटल हर एक केटायन या एनायन 6, अगर केटायन है तो 6 एनायन से सराउंडेड है, और अगर एनायन है तो 6 केटायन से सराउंडेड है। ये स्ट्रक्चर सोडियम क्लोराइड आई थिंक हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ड्रॉ किया है, अगर तुम लोगों को याद होगा तो। किसी को याद है क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करना था? वो लोग अगर याद होगा तो तुम लोगों ने सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा। तो जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के, उसको अगर हम लोग क्रिएट करेंगे तो इसमें तुमको क्या लगेगा, इनके मॉलिक्यूल्स में मोटिफ है आयन से। तो ये जो पॉइंट्स है बच्चों, अब तुम सोच सकते हो कि नमक का दाना होता है, नमक के दाने के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर, ये नेचुरल स्ट्रक्चर है बच्चों। तो ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, ये जो स्पेस बनता है एक क्लोरीन और एक, दैट इज कॉल्ड लैटिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे बच्चों? लैटिस स्ट्रक्चर। और हर एक स्ट्रक्चर का एक यूनिक सेल होता है। अब जैसे मैंने तुमको बताया था, ये बिल्डिंग जो है हमारा टोटल ब्रिक्स से बना हुआ है, लेकिन एक एक ब्रिक्स को जोड़ करके ये बिल्डिंग का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह से यहाँ पर एक एक यूनिट सेल। तो अगर हम यूनिट सेल की बात करें तो बच्चों तुम लोगों ने क्यूब का स्ट्रक्चर तो जरूर देखा होगा। देखा है या नहीं देखा है? बताओ फटाफट। नहीं देखा तो देख लो, ये रहा तुम्हारा क्यूब का स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग जनरली यूनिट सेल क्या कहते हैं? यूनिट। अब तुमको पता चल गया होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जितने भी टाइप्स मैंने बताया, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक या कोवैलेंट, उसमें भी हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्रिस्टलाइन लैटिस से मिलकर के बने हुए। क्रिस्टलाइन लैटिस में हमारा यूनिट, देयर आर 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस। कितने टाइप्स के? 14 टाइप्स के क्रिस्टलाइन लैटिस है और 7 टाइप्स के यूनिट सेल्स हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल तुम लोगों को बस इतना समझाना था कि ये क्रिस्टल्स जो है, जो छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बने हुए, उसको आप लोगों को नोटबुक में जितना भी अभी हमने पढ़ा है उसको नोटबुक में लिख लीजिए। और जैसे ही जो जो लिखते जा रहे हो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा, चाहे इंडेक्स का हो या एक्सरसाइज का हो, उसको सॉल्व करते जाइए। ये जो हैबिट बन जाएगा तुम्हारा, तो ना तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में डाउट होंगे और ना ही इंटरव्यू क्वेश्चंस में। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का लेक्चर। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।